हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे और बेसिक से हम लेकर चलेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ, तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, डोबेराइन का त्रिक नियम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। बहुत सारे हम नियमों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझकर याद करना चाहते हैं, आप बेसिक टू हाई चलना चाहते हैं, तो आप आराम से वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं और फोकस करते हैं। तो देखिए, हमारा इस चैप्टर का शुरुआत होता है अपने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक से। पहला हमारा टॉपिक क्या रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। हम जानते हैं कि तत्वों को वर्गीकृत किया गया, तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा गया, परंतु वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों को हमने क्यों बांटा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 18वीं शताब्दी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि 18वीं शताब्दी तक क्या होता था कि बहुत ही कम तत्व थे जिनको हम खोज पाए थे, जिनके बारे में हम जान पाए थे। तो उस समय पर 18वीं शताब्दी तक अभी ज्यादातर तत्वों की खोज नहीं हुआ था, परंतु जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ठीक है, वैसे वैसे नए तत्वों का अध्ययन होता गया, नए तत्वों की खोज होती गई। अब बताइए, 2, 4 या 10, 20 तत्व होंगे तो सभी का नाम याद रखना, उनके बारे में सब कुछ जानकारी जानना आसान होता है। परंतु मान लेते हैं 20 की जगह पर 100, 200 आ गए, 100 आ गए, तो सभी का आपको मतलब मान लेते हैं उनके बारे में जानना, नॉलेज रखना कि उनका क्या नाम है, उनका क्या मतलब लक्षण है, गुण क्या है, तो थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो उसी ऐसे ही बहुत सारे तत्वों की खोज होने लगी और खोज होने के साथ साथ परेशानी आने लगा, उनके बारे में, उनके विशेषताओं का अध्ययन करने में दिक्कत होने लगा। इसीलिए तत्वों का वर्गीकृत किया गया, तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो देखिए, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि 18वीं शताब्दी तक बहुत कम तत्व ज्ञात थे, अतः इनका अलग अलग अध्ययन करना बहुत आसान था। परंतु लगातार नए तत्वों की खोज होने के कारण तत्वों की संख्या अधिक होने लगी। जब लगातार तत्वों की खोज होने लगा तो उससे तत्वों की संख्या क्या होने लगी, अधिक होने लगी, ठीक है, जिसका सरलता से अध्ययन करना आसान नहीं था, जिसको आसानी तरीके से अध्ययन करना अब आसान नहीं था, इसीलिए तत्वों को वर्गीकृत किया गया। तो इसमें कुछ समझाने वाला है, सब तो आप समझ ही रहे हैं कि पहले के समय में तत्व कम खोजे गए थे, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। जब अधिक तत्वों की खोज हो गया तो अध्ययन करने में, सभी को याद रखने में परेशानी आने लगी, इसलिए तत्वों को बांट दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, तत्वों की वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणाएं। जब तत्वों को बांटा गया तो प्रारंभिक स्थिति क्या था, किसके आधार पर वैज्ञानिकों ने तत्वों को बांटा है, तो वही बात लिखा जा रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणा क्या थी, पहले किस तरीके से बांटा गया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है, देखिए लिखा गया है कि तत्वों की धातु और अधातुओं की वर्गीकरण। मतलब सबसे पहले तत्व, जो तत्व हैं उनको धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। देखिए, इसमें कहा गया है कि इसके अनुसार, मतलब तत्वों को धातु अधातु के वर्गीकरण के अनुसार, या हम कह सकते हैं तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। ये पहला वैज्ञानिकों ने तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया, परंतु कौन कौन से, तो यही लिखा गया है, इसके अनुसार तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया या बांटा गया। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। तो धातु याद रखेंगे आप ये तीनों, कि धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु, ये तीनों आप याद रखेंगे। फिर से बहुत सारे ऐसे हैं जो धातु अधातु उपधातु नहीं थे, अदर बहुत सारे तत्वों की खोज होने लगे। तो फिर से एक नए वैज्ञानिक है जिनका नाम है प्राउस्ट, और उन्होंने प्राउस्ट की संकल्पना के नाम से तत्वों को बांटा।
अब प्राउस्ट ने अपने संकल्पना के में क्या बताया, ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएगा। कहा जा रहा है कि प्राउस्ट के अनुसार हाइड्रोजन को सबसे हल्का तत्व होने के कारण, मतलब प्राउस्ट ने यह बताया कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, तो हाइड्रोजन को सबसे हल्का होने के कारण मूल इकाई माना गया। अतः प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 का सरल गुणक होता है, परंतु बाद में ऐसे तत्वों की खोज हुआ जिसका जो परमाणु भार है वो पूर्णांक नहीं थे। देखिए नियम जो है ना, नियम में वही बात बताया जा रहा है, एग्जाम्पल से समझिए, समझ में आ जाएंगे। देखिए प्राउस्ट का ये कहना था, जो प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक थे, प्राउस्ट, ठीक है, तो प्राउस्ट का ये कहना था ना कि हाइड्रोजन का हम जानते हैं, हाइड्रोजन का होता है जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों का 1-1 होता है। तो हाइड्रोजन का जो क्या होता है, हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो जो क्या थे, प्राउस्ट का ये कहना था कि जो परमाणु द्रव्यमान 1 होने का 1 का सरल गुणक होता है, मतलब यहाँ पे ये है ना कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो कोई भी तत्व हो तो उसका जो परमाणु भार होगा ना हाइड्रोजन का सरल गुणक होगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि मान लेते हैं हीलियम का लिथियम आ गया, तो लिथियम का मतलब क्या है, लिथियम का परमाणु क्रमांक मतलब 2 से गुणा करा दीजिए तो 2 आ जाएगा, 2 एकम में 2, तो लिथियम का जो परमाणु भार आ जाएगा वो 2 आएगा, मतलब सरल गुणक होगा। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक परमाणु भार होगा उसका सरल गुणक होगा। जैसे लिथियम है, लिथियम, तो लिथियम का 3 होता है परमाणु भार, परंतु कैसे आया, तो यहाँ पे 3 से गुणा करा दिया, 3 आ गया ना, तो यही लिथियम का उन्होंने ये कहा कि इसका परमाणु भार 3 होगा। देखिए एक बार और पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि प्राउस्ट के अनुसार हाइड्रोजन को सबसे हल्का तत्व होने के कारण उसे मूल इकाई माना गया। हाइड्रोजन को मूल इकाई मान लिया गया कि हाइड्रोजन के जो परमाणु भार है उसी से गुणा कराएंगे। अतः प्रत्येक तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, प्रत्येक तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जैसे हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है 2, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 3, तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक तत्वों का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का सरल गुणक होता है, का सरल गुणक होता है। आप देख सकते हैं ना, प्रत्येक मान लेते हैं कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु भार 6 है, तो कार्बन का, तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक तत्वों का जो परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का सरल गुणक होता है। मतलब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा कि नहीं, और 6 एक सरल गुणांक है, समझ रहे हैं। मतलब उनका यह कहना था कि दशमलव में नहीं आएगा, P/Q के रूप में, बटे के रूप में नहीं आएगा, 3/4 ऐसे या 3/2 ऐसे कुछ नहीं आएगा, आएगा तो वो सिंपल सा एक सरल नंबर आ जाएगा, समझ रहे हैं। परंतु बाद में ऐसे ऐसे न्यू तत्वों की खोज होते हुए जिनका परमाणु द्रव्यमान लगभग 8.53 ऐसे मतलब दशमलव में आने लगे, P/Q के रूप में, बटे के रूप में आने लगे, तो इनकी संकल्पना जो थी वो फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। एक बार और सुन लीजिए। प्राउस्ट के अनुसार हाइड्रोजन को सबसे हल्का तत्व होने के कारण मूल इकाई माना गया। अतः प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 के सरल गुणक होता है। परंतु बाद में ऐसे तत्वों की खोज हुई जिनका परमाणु भार पूर्णांक था ही नहीं, पूर्णांक था ही नहीं, दशमलव में आ गया। ठीक है, दशमलव में वो तो पूर्णांक होता नहीं है। तो ये है प्राउस्ट की संकल्पना। तो पहले तत्वों को धातु और धातु में बांटा गया, फिर से जब इससे काम नहीं बना तब प्राउस्ट की संकल्पना आया, उन्होंने ऐसे बताया, ये भी फ्लॉप हो गया जब दशमलव में परमाणु भार बहुत सारे तत्वों के मान आने लगे। फिर से वैज्ञानिकों ने तीसरा अपना दिया जो है डोबेराइन का त्रिक नियम। जो क्या है, डोबेराइन का त्रिक नियम। अब डोबेराइन ने अपने त्रिक नियम में क्या बताया, उन्होंने हमें सिंपल में बात ये बताया कि जब 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए हम क्रम में रखते हैं तो पहले और तीसरे वाले तत्वों के द्रव्यमान का औसत जो होगा वो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के बराबर होगा।
नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल्स हम समझाएंगे, याद हो जाएगा आपको। देखिए इसमें कहा गया इनके अनुसार यदि 3 समान गुणधर्म वाले तत्व, ठीक है, 3 समान गुणधर्म, देखिए जैसे कि क्या है यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये तीनों तत्व हैं, ये समान गुणधर्म वाले तत्व हैं। तो इनके अनुसार यदि 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, ठीक है, रखा जाए, देखिए परमाणु द्रव्यमान यही ना है, देखिए इसका 7 है, इसका 23 है, इसका 39 है, तो परमाणु भार के बढ़ते हुए हमने क्रम में रखा है। तो यही बात कहा जा रहा है कि जब 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, तो बीच वाले तत्वों का परमाणु जो द्रव्यमान होगा जो 23, ठीक है, पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, पहला क्या है 7 है, तो पहले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के औसत मतलब आधे के क्या होगा, बराबर होगा। क्या बराबर होगा, ये जो 23 है। देखिए क्या यहाँ पे कहा गया, एक बार और सुनिए, कहा जा रहा है कि यदि 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग के औसत के लिए हम 2 से भाग देंगे, औसत के बराबर होता है। अब सॉल्व करके देख लेते हैं, तो इधर 23 हो गया, इधर 7 और 39 साथ कितना हो जाएगा भैया, 46 हो जाएगा। 46/2 से अगर हम भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23। तो देखिए इधर भी 23, इसको भी भाग दिए तो 23 आ गया, देख रहे हैं ना, बराबर आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इन्होंने ये बताया कि अगर मान लेते हैं 3 तत्वों को हम रख देंगे, समान गुणधर्म वाले तत्वों को, अब मान लेते हैं इसका हमें पता है परमाणु भार, इसका हमें पता है और इसका निकालना है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो हम इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को हम क्या करेंगे, योग करके और इसका औसत कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। तो देख लीजिए कितना आता है, तो 7 और 39 कितना आ जाएगा, 46 और बाई 2 हो जाएगा। 46 में 2 का भाग देते हैं तो 23 आ जाएगा, और ये जो 23 आया ये बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इनका यही कहना था। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि इनके अनुसार यदि 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। परंतु ऐसे ऐसे ये चलता गया, परंतु जब कुछ और नए तत्व आने लगे जिसमें ये नियम फ्लॉप हो गया। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, परंतु रोबराइन केवल कुछ ही तत्वों पर त्रिक नियम बना पाए, मतलब ये कुछ ही तत्वों पर ये नियम पालन हो पाया। फिर से FeCO कोबाल्ट और उसके बाद निकिल के परमाणु भार लगभग समान होने के कारण यह नियम क्या हो गया, विफल हो गया। मतलब क्या है कि जो Fe है, CO है, Ni है, ये समान गुणधर्म वाले तत्व हैं। जब इनको एक समान गुणधर्म वाले तत्व हैं तो इनको एक परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखकर औसत निकाला गया तो बीच वाले का नहीं आया, तो इसलिए ये फेल हो गया ये भी नियम। मैं आशा करता हूँ डोबेराइन का जो त्रिक नियम है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए जी, अगला हमारा देखिए, अगला चौथा, फिर से वैज्ञानिकों ने जब ये नियम फ्लॉप हुआ तो एक और वैज्ञानिक है जो है डी चेनकोर टोइस का वर्गीकरण। तो डी चेनकोरेस टोइस का वर्गीकरण, अब इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डी चेनकोर
टोइस का वर्गीकरण कहा जाता है। मतलब इन्होंने भी बहुत सारे तत्व लिए और उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा और बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक वृत्त के आकार का वर्गीकरण, वृत्त के आकार का आवर्त सारणी, एक वृत्त के आकार का क्या बनाया इन्होंने, आवर्त सारणी बनाया, जिसे हम इसे कहते हैं जो है डी चेनकोर टोइस का वर्गीकरण कहते हैं। तो ये ज्यादा चला नहीं तो तुरंत ही फ्लॉप हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अंत में हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमसे पूछ लिया जाता है, जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें न्यूलैंड ने हमें क्या बताया, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें हमें यही बताया गया कि इस नियम के अनुसार, लिख सकते हैं इसके अनुसार या इस नियम के अनुसार, यदि तत्वों के परमाणु भार, यदि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो आठवें तत्व का गुण पहले तत्वों के गुण के में समानता होते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा है, 1, फिर से 2, फिर से 3, 4, 5, 6, 7, तो ये नंबरिंग किया गया है, परंतु इनका परमाणु भार हम देखेंगे तो अधिक है। जैसे इसका परमाणु भार 1 होता है, ठीक है, इसका 1 होता है, इसका कितना होता है, इसका 7 होता है, इसका कितना होता है, इसका 7, 6, इसका कितना, लिथियम बेरिलियम 4 तो 8, 9, इसका 9 होता है। तो इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान देखने 1 है, 7 है, इस तरीके से इसका सबका है। तो ये नंबरिंग हमने केवल लिखा है, ये परमाणु क्रमांक नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम 2 हमने लिखा है, तो इसका मतलब लिथियम का है, लिथियम का तो 3 होता है परमाणु क्रमांक ना, तो ये परमाणु क्रमांक नहीं, नंबरिंग हमने किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से हमने रखा है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें, ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा है, तो जब ऐसे रखा जाता है तो 8वां जो तत्व होता है, जैसे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, तो 8वां जो तत्व होगा, जो 8वां जो तत्व होगा वो कह रहा है ना कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्वों के गुण में समानता होंगे। तो ये पहला तत्व है तो इसके गुणों में समानता होगा। समझ में आ रहा है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सा रे गा मा पा दा नी सा, तो इन्होंने कहा सा रे गा मा पा दा नी सा एक सॉन्ग का धुन है, ठीक है। तो जिस प्रकार ये संगीत का एक धुन है जिसमें स से स्टार्ट होता है, तो 100 के बाद 7 तक जाता है, फिर से 8वें में फिर से सा आ जाता है, सारे गामा पादा निसा, फिर से सारे गामा पादा निसा, फिर से सारे गामा पादा निसा। तो यहाँ पे 100 से स्टार्ट हो रहा है, अब फिर से अंत में फिर से सा पर ही समाप्त होगा, सारे गामा पादा निसा समाप्त हो गए इसी पर। तो उसी प्रकार कहा गया कि 7 तक तो ऐसे जाएगा, 8वां जो तत्व होगा पहले तत्व के समान होगा, फिर से इसके नीचे यहाँ तक गया, फिर से इसके बाद जो तत्व आएगा वो इस तत्व के समान होएगा, ये तीनों आपस में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो पहला जो तत्व है वो 8वें तत्वों में गुणों में समानता होगा। तो इस प्रकार इन्होंने न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया है कि 8वां जो तत्व है वो पहले तत्वों के गुणों में समानता दिखाएगा। तो यही बात आप लिखेंगे कि इनके अनुसार या इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो 8वें तत्वों का गुण पहले तत्वों के गुणों में समानता होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे लिख लेंगे, परंतु परमाणु भार 40 से आगे के तत्वों के लिए तथा अक्रिय गैसों के खोज के बाद यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब यहाँ पे सिंपल में ये बात बताया गया कि जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया तो उस समय पर बहुत ही कम तत्वों की खोज हुआ था। तो उस समय पर जो अंतिम जिसका मतलब परमाणु क्रमांक 40 होता है, तो 40 तक जिसका परमाणु भार 40 होता है तो वहां तक तो ये काम किया। उसके बाद जो अलग अलग नए नए तत्व खोज होने लगे तो उसमें ये नियम काम नहीं कर रहा था। और दूसरी बात कि उस समय पर अक्रिय गैसों की खोज हो गया, तो अक्रिय गैसों की खोज होने के कारण भी ये नियम फ्लॉप हो गया।
तो ये था हमारा 5 आज के इस वीडियो में हमने टॉपिक को जाना है, जो है चौथा। ये देख रहे हैं आपका हमने तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 स्टेप में किया गया है, जो कि आपको आसानी तरीके से ये सब कुछ समझ में आ रहे होंगे। अदरवाइज आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये पहला लेक्चर है जिसमें हमने कुछ बेसिक बातों का इंट्रोडक्शन कराया है, आपको बेसिक बातें बताई गई हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।